बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें से हम पढ़ चुके हैं आधा चैप्टर। उससे नेक्स्ट है हमारे पास मैल न्यूट्रिशन। डाइजेशन इन ह्यूमन अभी रहता है हमारा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन हमारा हो चुका है। उसके नेक्स्ट है हमारा मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन क्या है? अगर आप जितनी जिस्म को जरूरत है उतने न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल ना करें, या जितनी जिस्म को जरूरत है उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल कर लें, तो ये मैल न्यूट्रिशन है। नाकस गजाइयत। नाकस गजाइयत से ऐसा मुराद है कि आप जितनी जिस्म को जरूरत है उससे कम ले रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, या जितनी जिस्म को जरूरत है उससे कहीं ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो दोनों ही किस्म जो है वो नाकस किस्म गजाइयत में आ जाएगी। मैल न्यूट्रिशन में द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स आर नॉट इनफ, यानी कि जितने चाहिए न्यूट्रिएंट्स उतने नहीं है, और टू मच या फिर बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैल न्यूट्रिशन की दो बड़ी इकसाम हैं, उसमें अंडर न्यूट्रिशन है और ओवर न्यूट्रिशन है। अंडर न्यूट्रिशन जैसे कि लफ्ज से सामने आ गया कि भाई न्यूट्रिशन उतनी नहीं हो रही जितनी चाहिए, उतने न्यूट्रिएंट्स हम अंदर नहीं लेके जा रहे जितने हमारे जिस्म को चाहिए। और ओवर न्यूट्रिशन से मुराद है जितने हमारे जिस्म को चाहिए हम उससे कहीं ज्यादा जिस्म में लेके जा रहे हैं। अब डिजीजेस है न्यूट्रिशन के हवाले से, तो डिजीजेस में पहले नंबर पे जो प्रोटीन के हवाले से डिजीजेस हैं उन्हें कहते हैं पीईएम, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। अब इसका ताल्लुक सिर्फ प्रोटीन के साथ है। इसमें पहली है क्वशार्कर कॉल्ड बाय अ डाइट लैकिंग इन प्रोटीन। ऐसी ग़िज़ा खाएं जिसमें प्रोटीन ना हो, तो ऐसे लोग या ऐसे बच्चे जिनके पेट बड़े हुए होते हैं और जिस्म बहुत दुबला पतला होता है, बाल भी उनके कर्ली से और बिल्कुल वीक हो जाते हैं और दांत भी उनके गिरना शुरू हो जाते हैं, उनमें क्वशार्कर होता है। ऐसी ग़िज़ा खाना जिसमें प्रोटीन नॉर्मल मिकदार में ना हो जितनी जिस्म को चाहिए, तो उससे एक डिजीज का हल होगी जिसको क्वशार्कर कहते हैं। ज्यादातर जो पुअर कंट्री हैं जैसे अफ्रीका, इंडिया और पाकिस्तान के भी कुछ इलाकों में ग़िज़ा की किल्लत है, जैसे थर और सिंध के कुछ इलाके हैं जहां पर ग़िज़ा की बेशुमार कमी है, वहां पर प्रोटीन की जो ग़िज़ाइयत है वो जानदार नहीं ले रहे, लिहाजा वो उनके बच्चे बिल्कुल कमजोर होते हैं, उनका पेट बड़ा हुआ होता है, उनके जो आंखें हैं वो पीले रंग की होती हैं, बाल उनके पतले और करली से होते हैं, और उनके जो दांत हैं वो भी लॉस होना शुरू हो जाते हैं। ये एक डिजीज है जो कि ऐसी ग़िज़ा खाने से जिसमें प्रोटीन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ना हो उससे कॉज होती है। उससे नेक्स्ट है हमारे पास मेरास्मस। मेरास्मस इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स। ऐसी ग़िज़ा खाना जिसमें एनर्जी ना हो, जैसे फास्ट फूड खा लें, जैसे बेशुमार कच्ची सब्जियां खा लें जिसमें एनर्जी तो कोई नहीं है। ऐसी ग़िज़ा खाना जिसमें एनर्जी वाले न्यूट्रिएंट्स ना हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड वगैरह ना हो, तो ऐसी ग़िज़ा आप बेशुमार जितनी मर्जी खाते रहें उससे आपको ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जो आपकी लाइफ को सस्टेन करें। तो ऐसे बच्चों की या ऐसे बड़े बंदों की जो जिस्मानी हालत है वो बड़ी नाजुक होती है, बिल्कुल पतले होते हैं, हड्डियों का ढांचा नजर आते हैं, उनकी हड्डियां वाज़िया तौर पर जिस्म से बाहर नजर आ रही होती हैं, उनके ऊपर कोई फैट की कोई लेयर नहीं होती, उनकी ब्लड वेसल्स भी सामने बिल्कुल नजर आ रही होती हैं, उनकी दिल की धड़कन की रफ्तार तेज हो जाती है, बिल्कुल पतले से होते हैं, उनके भी दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। जबकि जो क्वशार्कर है उसमें उनका पेट बड़ा हुआ होता है, लिवर की इन्फ्लेमेशन हो सकती है उसमें क्वशार्कर में। जबकि जो मेरास्मस है इसमें ऐसी ग़िज़ा खाना जिसमें एनर्जी न्यूट्रिएंट्स ना हो, या फिर ग़िज़ा खाना ही ना, जैसे कहत हो गया उसमें लोग ग़िज़ा खाते ही नहीं। जब वो ग़िज़ा नहीं खाएंगे तो एनर्जी न्यूट्रिएंट्स उन्हें नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो जिस्मानी फिजिक है वो इस तरह से हो जाएगी कि बिल्कुल पतले हो जाएंगे, हड्डियां बिल्कुल सामने नजर आएंगी, दांत भी गिरना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे वो बच्चे। तो ऐसी ग़िज़ा खाएं जिसमें न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड हो, बराबर मिकदार में खाएं। ये ना कि आप फैट बहुत ज्यादा खा जाएं या फिर प्रोटीन बहुत ज्यादा खा जाएं, विटामिन ज्यादा ले लें, तो उसकी वजह से भी डिजीजेस कॉज हो सकती हैं। बैलेंस न्यूट्रिशन हमेशा अख्तियार करनी चाहिए। और अगर क्वशार्कर है तो इसको हम क्योर कर सकते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को सिर्फ प्रोटीन वाली चीजें दी जाए, जैसे दूध दिया जाए, उन्हें अंडे दिए जाए, गोश्त उन्हें दिया जाए, ताकि उनकी जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है वो खत्म हो सके। और जब मेरास्मस हो तो मेरास्मस में उन बच्चों की या उन लोगों की डाइट का प्लान किया जाए कि भाई आपने ये वाली सिर्फ ग़िज़ा नहीं खानी, बल्कि साथ दूसरी चीजें भी खाएं जिनमें एनर्जी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन की ही दूसरी किस्म, जिसमें न्यूट्रिशन की बीमारियों की दूसरी किस्म जिसे हम कहते हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, MDD। पहली किस्म जो बीमारियों की है उसमें
उसमें हमने कहा है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन पीईएम। दूसरी जो बीमारियों की किस्म है वो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज है एमडीडी। इसमें सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया। ऐसे जानदार, ऐसे लोग, ऐसे इंसान जिनमें आयरन की कमी हो जाती है, जिनमें मिनरल जिसका नाम आयरन है वो कम हो जाता है, तो उसके अंदर उनका जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सही तरह से फॉर्म नहीं हो सकते, उनकी तादाद कम हो जाती है। सही तरह से अगर फॉर्म नहीं होंगे तो वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल की प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन का लाजमी हिस्सा आयरन है। आयरन ना होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बन सकेगा। अगर फर्ज करें बन भी गया तो वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेगा एक जगह से दूसरी जगह। यानी कि जो गाड़ी है असल में हीमोग्लोबिन, उसकी जो मेकिंग है या उसकी जो सिंथेसिस है उसके लिए आयरन बड़ी जरूरी चीज है। और अगर आयरन कम हो गया तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो रेड ब्लड सेल कम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उस बंदे का जो कलर है वो पीला सा नजर आना शुरू हो जाएगा, उसे थकावट महसूस होगी। बिल्कुल ठीक बात है कि जब भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उसे थकावट महसूस होगी, उसे ऐसे महसूस होगा कि उसकी टांगे या बाजू काम ही नहीं कर रहे, उनमें संगत ही नहीं, ऑक्सीजन ही नहीं जाके खुराक को ऑक्सीडाइज करेगी तो एनर्जी मिलेगी। अगर खुराक ही ऑक्सीडाइज नहीं हो रही सेल्स के अंदर तो एनर्जी कैसे हासिल होगी। उसके बाद आयोडीन डेफिशिएंसी कॉज ग्वाइटर। ग्वाइटर गिल्लड़ को कहते हैं। आपने पुराने लोगों को देखा होगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बीमारी बड़ी हद तक कम हो चुकी है। गिल्लड़, उनके गले ऐसे सूजे सूजे होते हैं, ऐसे लटक रहे होते हैं। ऐसी ग़िज़ा खाना जिसके अंदर आयोडीन ना हो, या फिर ऐसी ग़िज़ा खाना जो उस जगह पे उगी हुई थी जहां पर आयोडीन की कमी थी। मिसाल के तौर पर एक खेत के अंदर हमने गंदम उगा दी लेकिन उस खेत के अंदर आयोडीन की कमी थी, तो ऐसी ग़िज़ा खाने से भी ग्वाइटर हो सकता है। एक नॉर्मल इंसान को, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग को 0.10 से 0.15 तक इतनी मिलीग्राम आयोडीन की जरूरत होती है एक दिन में। अगर इससे कम हो जाएगी तो एक ग्लैंड है गर्दन के अंदर, उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड अपना प्रॉपर काम नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो सूज जाता है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं या गिल्लड़ कहते हैं। थायराइड ग्लैंड के काम करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? आयोडीन की। आयोडीन एक नॉर्मल इंसान को 0.10 से लेकर 0.15 मिलीग्राम तक चाहिए एक दिन में। और कहां से हासिल होगा? नमक से हासिल होगा। आयोडीन वाले नमक को आजकल तो गवर्नमेंट ने ये लाजमी कर दिया है कि सारे जितने भी नमक या मसाले बन रहे हैं उनके अंदर आयोडीन की जो कंसंट्रेशन है वो लाजमी तौर पर ऐड की जाए, ताकि कोई भी बंदा अगर नमक इस्तेमाल कर रहा है, कोई मसाला इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बीमारी बड़ी हद तक कम हो गई है। अब ज्यादातर लोगों के थायराइड ग्लैंड अच्छी तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये लाजमी करार दे दिया है कि वो लाजमी तौर पर हर जो मसाला जात या नमक वगैरह उसमें आयोडीन की मिकदार लाजमी शामिल हो। तो उसके बाद है हमारे पास ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। ये भी न्यूट्रिशन की बीमारियों की तीसरी किस्म है। न्यूट्रिशन की बीमारियों की तीसरी किस्म है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। अब ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट जो है ये इस चीज में आ जाएगा, ओवर न्यूट्रिशन। ऐसे लोग जिनके पास बेशुमार खाने को, जिनकी फ्रीजर हर टाइम बनी पड़ी हो खाने की, गोश्त हो, उनके पास पैसे हो, वो बैठ जाएं और जंक फूड खाएं, तो ऐसे लोग अपने जिस्म की जरूरत से ज्यादा इनटेक ले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स का। जिनके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा खाना खाएंगे, जिनके पास फ्रीजर में चीजें पड़ी होंगी डेफिनेटली वो ज्यादा चीजें खाएंगे और काम भी कुछ नहीं करेंगे, लिहाजा वो बैठे बैठे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स खा जाते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है, यानी कि मोटापा हो सकता है। आपने देखा होगा अमेरिका और कनाडा वगैरह के ज्यादा लोग, 60% से ज्यादा लोग वो मोटे हैं, क्योंकि वो खाते हैं और बैठ जाते हैं, उनके पास इतना कोई हार्ड वर्किंग काम नहीं होता। उसके अलावा इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट मोर देन रिक्वायर्ड, ओवर न्यूट्रिशन भी कहलाता है। बिल्कुल अगर जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स खा जाए तो उसे ओवर न्यूट्रिशन भी कहते हैं। कॉजेज ओबेसिटी, हाई डोज ऑफ विटामिन ए। अगर फर्ज करें एक बंदा विटामिन ए ही ज्यादा खा जाता है, जैसे मक्खन ज्यादा खा जाता है, गाजरें ज्यादा खा जाता है, इस तरह की चीजें ज्यादा खा जाए, तो लॉस ऑफ एपेटाइट, उसकी जो भूख है वो खत्म हो जाएगी। आपने अक्सर मुशाहिदा किया होगा, आप सुबह को मक्खन खाएं या दिन को मक्खन खाएं या गाजरें ज्यादा खा लें तो आपकी भूख खत्म हो जाती है, आपको ना दिन टाइम भूख लगती है ना रात टाइम भूख लगती है। तो हाई डोज ऑफ विटामिन ए एक ओवर न्यूट्रिशन की किस्म है, यानी कि विटामिन ए जितना चाहिए उससे ज्यादा ले रहा है तो क्या कॉज करेगा? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का खत्म हो जाना कॉज करेगा।
हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास के कौन कौन सी बीमारी हो सकती है मेल न्यूट्रिशन की वजह से, या इफेक्ट क्या है, असरात क्या है मेल न्यूट्रिशन के। ये मैंने सिंपल उनके टॉपिक लिख दिए हैं, बाकी मैं आपको बोल के बता दूंगा। स्टारवेशन, स्टारवेशन असल में भूख को कहते हैं। स्टारवेशन से सीवियर रिडक्शन इन द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। अगर कोई बंदा जिसके पास पैसे नहीं है, या ऐसा मुल्क जहां पर कहत आ गया है, ऐसा मुल्क जहां पर बारिशें ही नहीं हुई, ऐसे इलाके जहां पर मट्टी है ही नहीं, सहरा है, तो वो लोग बड़े बड़े दिन तक खाना नहीं खाते। कभी एक टाइम खाना खा लिया, 2 दिन बाद एक टाइम खाना खा लिया, तो ये लोग स्टारवेशन का सामना कर रहे हैं, ये भूख और प्यास का सामना कर रहे हैं। तो जो बंदा, सोच लें आप, जो बंदा 1 दिन या 2 दिन खाना ना खाए, उसके बाद एक टाइम खाना खाए, और वो भी बासी या सख्त रोटी या ऐसी चीजें खाए जो कि न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से ना दे, सिर्फ कच्ची कोई सब्जी खा ले अपने पेट भरने के लिए, तो उन लोगों को न्यूट्रिशन की जो मेल न्यूट्रिशन की कमी, मेल न्यूट्रिशन का सामना होगा। उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट की इनटेक है वो बड़ी हद तक कम हो जाएगी। वो लोग डेफिनेटली कमजोर हो जाएंगे, उनकी फिजिक कमजोर हो जाएगी, उनके मसल्स कमजोर हो जाएंगे, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। हर चीज जिसका ताल्लुक न्यूट्रिशन के साथ है, न्यूट्रिएंट्स के साथ है, वो ही नहीं ले रहे, वो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं ले रहे, तो लिहाजा वो कमजोर हो जाएंगे। तो हार्ट डिजीज इसके बाद है। ये हार्ट डिजीज ज्यादातर ओवर न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन का मैंने आपको बताया कि 2 तरह की हो सकती है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। ये हार्ट डिजीज ज्यादातर ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होती है। जो लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं, फैटी चीजें ज्यादा खा लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल की जो इनटेक है वो ज्यादा कर जाते हैं, तो उन लोगों की जो ब्लड वेजल्स हैं, जो दिल की नालियां हैं या खून की जो नालियां हैं, उनके अंदर जाके वो कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, आस्ता आस्ता जमना शुरू हो जाएगा। तो उन नालियों का जो ल्यूमन है, जो अंदर वाला सुराख है, वो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से पहले नंबर पर तो ब्लड का फ्लो तेज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अगर वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो गई है, बिल्कुल ब्लॉकेज हो गई है, जो खून की नाली, या ऐसा खून जो दिल की तरफ जा रहा था, या ऐसा खून जो दिल से दूर की तरफ जा रहा था, जिस्म की तरफ जा रहा था, उस नाली को फैट ने बंद कर दिया, तो दिल तो जोर लगाता रहेगा कि खून आए भी और खून को मैं भेजूं भी, लेकिन दिल जब इस हालत में जोर लगाएगा कि उसे खून मिले, या इस हालत में वो जोर लगाए कि वो अपने खून को जो उसने ऑक्सीजनेटेड करवा लिया है वो दूर तक भेजे, आगे नहीं जा सकता, तो इस सूरत में जो दिल है उसके सेल मरना शुरू हो जाते हैं। अगर तो उन सेल्स की तरफ जाने वाला खून ब्लॉक हो गया है, दिल के सेल्स की तरफ जाने वाला खून ब्लॉक हो गया है, तो दिल के जो सेल हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, जिसे बाज़ औक़ात हार्ट अटैक भी कहते हैं हम। ये डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होते हैं, दिल के जो सेल हैं ये मरना शुरू हो जाते हैं। एंजाइना, पहले एंजाइना एक दर्द सा उठता है दिल की तरफ, ये असल में एक सिम्टम है कि भाई आपके दिल के सेल्स को ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं मिल रही, यानी कि आपकी नालियों के दरमियान कोई ना कोई ब्लॉकेज मौजूद है। इसकी एक और वजह भी हो सकती है कि खुदा न खास्ता किसी ने कोई पंच मारा या किसी का कहीं एक्सीडेंट हुआ, तो उसकी खून की नालियां जो हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, जिसकी वजह से दिल को खून नहीं मिल रहा या ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा, तो इस वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन इस सूरत में जब हम मेल न्यूट्रिशन के इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम ओवर न्यूट्रिशन को ही मद्देनजर रखेंगे कि जो लोग ज्यादा फैट खा जाते हैं उनकी नालियों के अंदर फैट जमना शुरू हो जाता है। फैट जमने की वजह से खून का जो फ्लो है वो चाहे दिल की तरफ जा रहा है या चाहे दिल से दूर जा रहा है, वो खत्म हो जाएगा या खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से दिल के जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन का कंटेंट अच्छी तरह से नहीं मिलता और हार्ट अटैक हो सकता है। उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन असल में जो लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो जाती है पानी की, तो ऐसे लोग जो पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, ऐसी खुराक खाते हैं जिसके अंदर पानी नहीं होता, खुश्क सालन खा लेते हैं, खुश्क रोटी खा लेते हैं, वैसे भी लेजी होकर बैठे रहते हैं, पानी नहीं पीते, दूध नहीं पीते, तो उन लोगों की जो डाइट है या जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से वो फूड जा रही है, उसके अंदर पानी का जो इंतकाल है वो बड़ा कम होता है। और वैसे भी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड जो है वो पानी को जज़ब कर लेता है, तो पानी जब वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से जज़ब होगा तो पीछे सॉलिडिफाइड फीसिस बच जाएगा, ऐसा फुजला बच जाएगा जो कि ठोस हालत में होगा। तो ऐसे लोग जो पानी का इस्तेमाल नहीं करते या ऐसी खुराक खाते हैं जिसके अंदर पानी का कंटेंट कम होता है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब क्योंकि हम मेल न्यूट्रिशन के लिहाज से पढ़ रहे हैं, तो ये मैं कंसीडर करूंगा कि पानी अगर सही बंदा नहीं पी रहा तो वो अंडर न्यूट्रिशन में आएगा। और उसके बाद ओवर न्यूट्रिशन में कॉन्स्टिपेशन इस तरह से हो सकती है कि एक बंदा एक दिन सुबह 6 बजे खाना खाता है, फिर 12 बजे, फिर शाम को 6 बजे।
अगले दिन उसको खाना इररेगुलर मिल जाता है, वो 8 बजे खाता है, फिर 10 बजे खा लेता है, फिर 2 बजे खा लेता है, फिर 4 बजे खा लेता है, तो उसकी जो रूटीन है वो खराब हो जाती है। रूटीन खराब हो जाने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और ये जो रूटीन खराब हो जाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन है, ये मेरे लिहाज से ओवर न्यूट्रिशन में आएगी, क्योंकि उसे ज्यादा डाइट मिल रही है, इस वजह से उसे कॉन्स्टिपेशन हुई है। और अगर वो पानी का इंटेक अच्छी तरह से नहीं कर रहा तो वो अंडर न्यूट्रिशन में आएगा। ओबेसिटी बस असल में अगर नॉर्मल मिकदार में वजन दिए जाते हैं, वजन और जो हाइट है उसका चार्ट दिया जाता है, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको चार्ट देगा कि आपका इतने सेंटीमीटर कद है, आपके पास इतना वजन होना चाहिए, आपका इतने सेंटीमीटर कद है तो आपका इतना वजन होना चाहिए। तो अगर जो उस रिकमेंडेड वेट से आपका 20% अबव हो गया है तो इसका मतलब है आप मोटे हैं, यानी कि ओबेसिटी है, आप मोटापे का शिकार हैं। ये ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होगा। जेनेटिकली भी हो सकता है, कुछ लोगों के वालिदैन मोटे होते हैं, उनके बच्चे भी आगे से मोटे हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर 90% केसेस ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होंगे। लोग खाते जाते हैं, फैट खाते जाते हैं, बर्गर सैंडविच वगैरह खाते जाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करते, बैठे रहते हैं। उनकी जो एपिडर्मिस है, जो स्किन सेल्स हैं, उसके नीचे एडिपोज टिश्यू जमना शुरू हो जाते हैं, बैठना शुरू हो जाते हैं, यानी कि फैट उसके अंदर आके स्टोर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो मोटे हो जाते हैं। Causes of malnutrition। अब malnutrition की वजह क्या हो सकती है? सबसे पहले नंबर पे क्या है? कई साल बारिशें ना हो, कई महीने बारिशें ना हो। गंदम का सीजन अभी जा रहा है, अगर इस सीजन में बारिशें ना हो तो गंदम सही तरह से नहीं हो सकेगी, गंदम का कहत आ जाएगा। अगले सीजन में भी ना हो, ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल सॉइल ड्राई हो जाएगी, उसमें पानी रहेगा ही नहीं। पानी भी जो बीज की जर्मिनेशन है उसके लिए लाजमी कंपोनेंट है, तो अगर पानी नहीं होगा तो फसलें नहीं उग सकेंगी। इस हालत को हम फेमाइन कहते हैं। लैक ऑफ फूड प्रोडक्शन, कुछ लोग बैठे रहे, काम कोई ना करे, कहेंगे चंद लोगों की हमने ड्यूटी लगा दी है, जिनको हम किसान का नाम दे दें कि वही हल चलाएंगे, वही फसलें पैदा करेंगे, हम सिर्फ खाएंगे। ठीक है, हर बंदे को अपना हिस्सा डालना चाहिए कि मैं अगर टीचर हूं तो मुझे चाहिए कि थोड़ा बहुत मैं भी जमींदारा करूं, मैं भी जाके जमीनों में खेत को देखूं, फसलें उगाऊं, ताकि मैं अपने हिस्से का कुछ ना कुछ तो जो दिया है वो जलाता जाऊं। तो लैक ऑफ फूड प्रोडक्शन में सिर्फ चंद लोगों की ड्यूटी लगा दी जाए कि भाई यही फूड तैयार करेंगे, हमारा काम तो सिर्फ पढ़ाना है, तो वो सिर्फ वही जो फूड तैयार करेंगे वो सारे मुल्क को जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाए। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि हर बंदे को चाहिए कि वो अपने तौर पर खुदा की तैयारी में मदद दे मुल्क के लिए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो गंदम है ये इस टाइम शॉर्ट है, इसलिए शॉर्ट है, जो बड़े बड़े जहीरांदोज हैं, जिनके पास गोदाम है, जिनके पास अरबों का पैसा है, उन्होंने गंदम ले ली है, अंदर छुपा दी है, और अब उस टाइम निकालेंगे जब गंदम के रेट बढ़ जाएंगे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसियों की वजह से आती है। अगर गवर्नमेंट खुद चाहे मैं किसानों से लूं सारी गंदम और मैं ही सारे सप्लायर्स को दूं, मैं ही आटा मिल्स को दूं, तो फिर जाके काम जो है वो इक्वालिटी की बुनियाद पे होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे इंडिया में हाल ही में एक लॉ जो है वो मंजूर कर दिया गया है कि अब कोई भी जो है वो गंदम खरीद सकता है। अब कोई भी जब गंदम खरीद सकेगा तो ये सारे जो माफिया हैं, जो जिनके पास पैसा है, वो इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे। इकट्ठे होकर जब बैठेंगे वो एक सलाह या मशवरा कर लेंगे कि भाई हमने तो सिर्फ कम रेट पे गंदम खरीदनी है। अगर ज्यादा रेट पे ना खरीदेंगे तो किसान बेचारे बेचेंगे नहीं, अगर ना बेचेंगे तो उनकी गंदम खराब हो जाएगी, क्योंकि उनके पास तो गोदाम या कोल्ड सेंटर या हीट सेंटर तो है ही नहीं, कंट्रोल शेड उनके पास है ही नहीं, वो कहाँ पे गंदम रखें, तो उनकी गंदम खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से वो किसान जो है वो कम रेट पर ही गंदम दे लेंगे। अब उनको फायदा हो जाएगा, वो अंदर जाके स्टॉक कर लेंगे, उस टाइम निकालेंगे जब रेट उसका अच्छा खासा बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस चीज की कमी हो जाती है उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड में सबसे बड़ी जो गलती होगी ये गवर्नमेंट की होगी। गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो खुद खरीदे, खुद जाके आटा जो मिल्स हैं उनको दे, तो फिर जाके जो इक्वालिटी है वो आ सकती है। ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जहाँ पर खुराक जो है वो इतनी पैदा नहीं हो रही, जैसे सोमालिया, इथोपिया वगैरह, वहाँ पर, या फिर ऐसे ममालिक जहाँ पर सहरा है, वहाँ पर वो खुराक जो है वो तैयार ही नहीं कर सकते, उगा ही नहीं सकते, तो उन इलाकों में भी मैल न्यूट्रिशन का खतरा हो सकता है।